नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 28 अगस्त और डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। टॉपिक है पाचन ग्रंथियां। पाचन से संबंधित कुछ चीजों पर बात करेंगे जो आपके हमारे शरीर में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, सबके शरीर में ये कार्यशील रहती हैं। और इन्हीं के द्वारा हमको जो भोजन मिलता है, इन्हीं के द्वारा जो ताकत हमको मिलती है भोजन से। आप ऐसे कहिए, भोजन तो मिलता ही है जब आप करते हैं भोजन। अब वो कोई सीधा मुर्गा ही खा जाता है, कोई पता चलता है वीगन होता है। वीगन का मतलब क्या होता है? वीगन का मतलब होता है कि जो पशु उत्पाद भी ना खाए, दूध भी ना खाए, पनीर भी ना खाए, दही भी ना खाए, वो वीगन होते हैं, है ना। बाकी मांसाहारी का तो आप जानते ही हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर दीजिए। पीएच का मान पूछा जा रहा है। पीएच मान पूछा जा रहा है किसका? पित्त का पीएच मान पूछा जा रहा है। पित्त बाइल जिसे कहते हैं, गहरे पीले रंग का एक द्रव होता है, पाचन में बहुत सहायता करता है। तो इसका पीएच मान पित्त का कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर दीजिए। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर 7.7 पीएच मान होगा, यानी कि ये क्या होगा, 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय और 7 से ज्यादा जो होते हैं वो क्षारीय। फिर से याद करिए, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय। तो पित्त की प्रकृति क्या हो जाएगी? पित्त क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है। कशेरुकी जो प्राणी होते हैं, कशेरुक प्राणी, उनके यकृत में ये बनता है और यकृत द्वारा पित्त का सतत उत्पादन होता रहता है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। तो और ये पित्ताशय में जाके एकत्रित होता रहता है। कभी कभी पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो पूरा ये पित्ताशय निकाल दिया जाता है, तो तभी से पाचन गड़बड़ाता है, कोई मोटा हो जाएगा, कोई पतला हो जाएगा, ये सब समस्याएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव के पित्ताशय में लगभग कितनी मात्रा में पित्त होता है? तो ये पित्ताशय में पित्त एकत्र होता है और इस पित्त की मात्रा होती है लगभग 50 मिलीलीटर, है ना। 50 ml ये पित्त होता है, पित्ताशय में भरा होता है। और पित्ताशय देखा जाए तो शरीर में ये 50 ml का ये तो जो भर रहा है, तो छोटा सा एक थैला होता है, थैले नुमा, गाल ब्लेडर कहते हैं। गाल ब्लेडर की पथरी आपने सुना है ना। तो ये खोखला अंग होता है, ऐसे थैले के टाइप, थैला भी खोखला होता है। और पित्त यहाँ बनता नहीं है, ध्यान रखना। यकृत में पित्त निकलता है और बनता है और यकृत में उत्पन्न होके आके इसमें भंडारित होता है। केवल ये भंडार गृह के रूप में कार्य करता है, यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। 50 ml जो बड़े वयस्क लोग हैं उनमें, और छोटे बच्चों में कम होता होगा। और यकृत में उत्पन्न पित्त अर्धपाचित भोजन में मौजूद वसा को पचा देता है, उसका पायस बनाता है। तो अब आप समझ लीजिए, जिसकी ये थैली निकाल ली जाएगी, पित्त नहीं एकत्रित होगा तो क्या होगा। और वात पित्त कफ ये आयुर्वेद के बेसिक होते हैं, इसी के आधार पर पूरी आयुर्वेद की जो चिकित्सा प्रणाली है वो चलती है। शरीर में वात पित्त कफ की मात्रा कैसे है। पित्ताशय पाया जाता है अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में या बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। पित्ताशय रीढ़ के, जो बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशु हैं उसमें नहीं पाया जाता है, ये रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पाया जाता है ना। जब आप शुरुआत करते हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ये सब पढ़ते हैं, तो शुरुआती में रीढ़ वाले जीव का विकास ये सब पढ़ते हैं ना। तो जो रीढ़ वाले, रीढ़ की हड्डी वाले जीव जंतु हैं, पशु हैं, हम लोग भी तो पशु ही तो हैं। बस हम लोग एक सोशल पशु हैं, फेसबुक चलाते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रहते हैं हम लोग। खैर कुछ कुत्ते बिल्ली भी जो बड़े अच्छे घरों में हैं और बड़े बड़े लोग हैं जो उनके वीडियोस भी, बड़े छोटे की बात यहाँ पे नहीं है, उनको भी स्टार बना देते हैं। तो वो भी सामाजिकता आप सीख रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब के माध्यम से। यूट्यूब तो सबसे बड़ा माध्यम है, पशुओं की भी डांसिंग वीडियो सब आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोग भी एक जानवर ही हैं, पशु ही हैं। और कुछ लोग तो पशुओं से बड़े भी जानवर हो जाते हैं, जितने बलात्कारी हैं, जितने बहुत बड़े नशेड़ी हैं, जिनको और कुछ सूझता ही नहीं है, तो उनके विवेक है ही नहीं है, तो वो आप समझ सकते हैं। अग्नाशय के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अग्नाशय के संबंध में पहला स्टेटमेंट दिया है कि अग्नाशयी रस का निर्माण यह करता है ना। पैंक्रियाटिक या पैंक्रियाज इसको बोलते हैं, तो पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है और ये सेक्रेशन करता है इंसुलिन का। और तीसरा है कि ये ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है उसका सेक्रेशन भी यही करता है, उसका श्रवण करता है। और अगला है कि ये मूत्र को छानता है। ये मूत्र को तो ये नहीं छानता, है ना। मूत्र को छानने का कार्य किडनी करती है
है ना, किडनी तो करेगी, किडनी करेगी मूत्र को छानने के बाद। अब ये जरा सोच के बताइएगा हमको। एक दिन प्रश्न मैंने इसको और पूछा था, कोई उत्तर नहीं दिया था, तो आज जरा उत्तर दीजिएगा कि मूत्र कहाँ छनता है आपका, मूत्र कहाँ छनता है ये बताइएगा जरा, तो इसका आप उत्तर दीजिएगा। बाकी ये अग्नाशय के बारे में सही है। अगला जो प्रश्न है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो इनमें से दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और अगर दूसरी की बात आ रही है यानी कि पहली कौन सी है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो अग्नाशय जो है ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो, आप अगला एक प्रश्न भी मिलेगा, अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है ना, दोनों प्रकार की ग्रंथियों का ये उदाहरण है। और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन? अग्नाशय। और सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है? वो होता है लीवर। लीवर जो होता है यकृत, वो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टायलिन, रेनिन, सुक्रेज, इनमें से कोई नहीं। टायलिन दिया हुआ है लार ग्रंथि, रेनिन दिया है जठर ग्रंथि, सुक्रेज दिया हुआ है आंत्र ग्रंथि। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये टायलिन लार ग्रंथि बिल्कुल सही दिया है, और रेनिन जो है ये जठर ग्रंथि सही दिया है, और आंत्र ग्रंथि जो दिया हुआ है, ये सुक्रेज जो दिया हुआ है ये भी सही है, सुक्रोज, माल्टोज, है ना, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज ऐसे करके होता है ना, तो ये सब सही है, सही सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, है ना, क्योंकि सब सुमेलित है, तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। इसका सुमेलन पूरा ये दिया हुआ है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है बताइए? लैंगरहैंस की दीपिका से, या फिर पित्ताशय से, या फिर अग्नाशय से, या उपर्युक्त सभी से, कहीं से भी इंसुलिन स्रावित हो जाता है। तो इंसुलिन लैंगरहैंस की दीपिका से ये स्रावित होता है, उसका सेक्रेशन लैंगरहैंस की दीपिका से होता है। और इंसुलिन जो होता है ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है ना, और इसी की कमी से डायबिटीज हो जाता है, तो इंसुलिन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं ना। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, या उपर्युक्त सभी? आग्नेय जो रस है, आग्नाशयिक रस, ये एक क्षारीय द्रव होता है। एमाइलेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब इसमें मिलते हैं, है ना। एमाइलेज, माल्टेज ये कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, और लाइपेज वसा को पचाता है। ये सभी इसमें पाए जाते हैं। फटाफट याद करिए, एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, एमाइलेज भी और माल्टेज। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन के पाचन के लिए, और जो ये लाइपेज है, लाइपेज वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, नलिका विहीन और नलिका युक्त, नलिका विहीन या नलिका और नलिका युक्त दोनों की बात हो रही है, कौन सी ऐसी होती है? ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पूरे शरीर की, तो ये अग्नाशय है। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था ना, तो ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। पैंक्रियाज की बात हो रही है। अगला जो प्रश्न है, पित्त एक पीला हरा क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है ना, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पीएच की वैल्यू उसकी कितनी होती है? 7 से ऊपर होती है। और 7 से ऊपर कितनी होती है याद करिए, अभी हमने आपको बताया था कि इसका जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। याद रखना भी बड़ा आसान है। तो ये क्षारीय हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा, भाई ये किसी चीज से मिलकर बना होगा ना, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो इसमें पित्त में सबसे ज्यादा जल ही होता है। क्या होता है? जल, वाटर होता है ना। पित्त का स्राव पित्ताशय में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, यकृत में होता, पित्ताशय में जाके स्टोर होता है। नाशपाती जैसी ये यकृत के नीचे एक थैलीनुमा संरचना होती है, ऐसा लटकी रहती है। जब इसमें पित्त की थैली में कभी कभी स्टोन हो जाता है तो इसको निकाल भी दिया जाता है। और 85% इसमें जल, फिर पित्त अम्ल, पित्तवर्णक और अन्य कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। पित्ताशय एक रस का स्राव करता है जो यकृत में एकत्रित होता है, जिसको आप पित्त रस कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा,
और पित्त आंत में वसा को विखंडित करने वाले एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। मैंने आपसे बताया था कि जो वसा नहीं पचती वो पित्ताशय पित्त रस के द्वारा पचाई जाती है। तो अगर ये नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये दूसरा तो सही है, लेकिन ऊपर देखिए उल्टा लिख दिया गया है। देखो, प्रश्न को पढ़ने की कला अगर आपको आ गई तो आधे से ज्यादा समस्या आपकी पहले ही खत्म हो जाएगी। उत्तर तो आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, आधा तो उत्तर वैसे ही मिल जाएगा। तो पित्ताशय एक रस है, पित्तरस, उसको बता रहा है स्रावित करता है, जबकि ये गलत है। यकृत इसको स्रावित करता है और पित्ताशय इसको स्टोर करता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और पित्त, ये हमने बताया ना कि 85% इसमें जल से बना होता है और ये क्षारीय होता है, इसको तो भूलिएगा नहीं। 7.7 इसका क्या होता है, पीएच वैल्यू, पीएच मान इसका 7.7 होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन हेपेरिन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से ये रोकता है हेपेरिन, और हेपेरिन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। जहर खाए व्यक्ति की मृत्यु की जांच यकृत के द्वारा ही की जाती है। यकृत में चेक किया जाता है कि जहर खाया था कि नहीं, वहीं से प्रमाण मिलते हैं, वहीं से पता चलता है। दोनों बातें ये बिल्कुल सही है। अब आपसे एक प्रश्न ऐसे बना दें अगर कि हेपेरिन का उत्पादन कहां होता है, तो यकृत में होता है। अगला एक प्रश्न ये बना दें कि प्रोटीन जो है उसको, रक्त को जमने से रोकने वाला एक प्रोटीन है, उसको क्या कहते हैं, वो हेपेरिन है। ठीक है। काम क्या होता है हेपेरिन का, रक्त को जमने से रोकने का काम ये करता है। पूछा गया है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर कोई व्यक्ति जहर खा ले तो कैसे उसको जानेंगे, मृत्यु की जांच करेंगे तो यकृत के अंदर की चीजों को देखेंगे, यकृत को देखेंगे, तब पता चलेगा कि इसने सुसाइड जो किया है, जहर खाया है या इनको खिलाया गया है। यकृत में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन रक्त की थक्का बनाने में मदद करता है, तो देखिए वो प्रश्न आ गया, रक्त का थक्का बनाने में जो मदद करने वाला प्रोटीन है वो कौन सा है, बताइए। यकृत में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, तो ये फाइब्रिनोजन है। कौन सा है, फाइब्रिनोजन है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करता है और खास करके प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम करता है। और यकृत में फाइब्रोडिजोन जो पाया जाता है, फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन का उत्पादन है जो यकृत में होता है, ये प्रोटीन ही है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में, और ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त में थक्का बनाने में यही हेल्प करता है। और ये अतिरिक्त शर्करा को वसा में परिवर्तित कर देता है। कौन, यही जो यकृत है, यकृत के जो प्रोटीन निकलते हैं, उन्हीं सबका ये काम है। तो फाइब्रिनोजन का नाम आप ध्यान में रखेंगे, है ना। जहर खाए व्यक्ति की मृत्यु की जांच यकृत के द्वारा की जाती है। और यकृत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उपापचय में सबसे सक्रिय रूप से जो भाग लेने वाला आपके बॉडी का कोई अंग है तो वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, शरीर की सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये लिवर को ही कहा जाता है। लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी, तो ये क्या है, लिवर है, यकृत है। सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री आपके पूरे शरीर की 1.5 से 2 किलो का ये होता है। जिगर, है ना, जिगर, इसे ना दिल जिगर नजर क्या है, तेरे लिए जान भी दे दूं, तो ये जान मान मत दीजिएगा, दिक्कत होती है ना। लीवर ऊपर गड़बड़ कर देंगे, किसी को दे देंगे तो क्या होगा। तो ये उदर गुहा में दाईं ओर सबसे ऊपर के भाग में डायफ्राम के नीचे, ये जो आपके डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। और यकृत के 2 मुख्य खंड होते हैं या लोब होते हैं, दाया खंड, बाया खंड। और यकृत का शरीर के उपापचय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, अभी हमने देखा ये पिछले क्वेश्चन में। और विशाल रसायन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है, शरीर में सबसे विशाल रसायन फैक्ट्री इसी को कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म अधिकांश इसी से होता है ना। व्यर्थ के जितने भी उत्पाद हैं, विषय पदार्थ हैं, उनको छानने का काम यकृत करता है और पित्त या मूत्र के रूप में उसको निकाल देता है। पेशाब आप जब करते हैं तो आपके जहरीले पदार्थ निकलते हैं, पित्त के तौर पर ये चले जाते हैं, पित्त थैली में जाके एकत्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यकृत शरीर के वजन का लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम, मतलब यकृत शरीर के वजन का लगभग, मतलब यकृत का वजन, यहाँ पे बात हो रही है शरीर के वजन का नहीं। और यकृत शरीर के उपापचय में बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है, अगर ऐसा कहा जाए तो दोनों की दोनों बातें ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। इसका वजन शरीर के वजन का लगभग 1.2 से 2 केजी ऐसा दिया है, तो वजन का नहीं, यकृत का वजन ही दिया हुआ है, इतना होता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पहले में थोड़ा लैंग्वेज ये कुछ गड़बड़ है, तो ये वजन आप ध्यान रखना, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आ गया ना ये प्रश्न, और ये है यकृत। पहले भी मैंने आपको अभी बताया ही था कि यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दाईं ओर ये पाई जाती है। बाईं ओर मत दबाइएगा, कहिएगा यकृत में मेरे जिगर में दर्द हो रहा है, तो बाईं ओर नहीं। जैसे हार्ट रोग कई बार कई फिल्मों में दिखाया जाता है ना, राइट में लोग हार्ट अटैक आने वाला है, तो समझ जाते हैं ना। तो यकृत का शरीर के उपापचय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उनमें से ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कथन कारण का, कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, यानी कि सेलुलोज का पाचन मानव शरीर नहीं कर सकता, पहला। और दूसरा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। अब दोनों जो है वो सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेल्यूलोज के पाचन में ये असक्षम है, इसका कारण ये नहीं हुआ। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। सेल्यूलोज का पाचन इसलिए नहीं होता है कि मतलब पहले की व्याख्या। अच्छा जरा ये बताइएगा, मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं होता है? जैसे सेल्यूलोज का पाचन किस कारण से होता है, ये चीज आप जानते होंगे तो आप ये बता लेंगे, और ये पूछा हुआ प्रश्न है ये भी, तो इसको जरा आप बताना। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन का पाचन करता है, उसमें मदद करता है? ठीक है, आमाशय में जब भोजन, आमाशय के पश्चात जब भोजन ग्रहणी में जब पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस निकलता है और वो भोजन में मिलाया जाता है, जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए भी उसमें कुछ मिलता होगा। तो यही पूछा जा रहा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन सा। हमने इसको अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में, प्रोटीन का पाचन किससे होता है, तो ये ट्रिप्सिन से होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। फिर से रिपीट करिए, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, याद कर लीजिए। और ये कहां से निकलता है? आग्नेयी जो रस है, पैंक्रियास से जो रस निकलते हैं, तो वहीं से आग्नेयिक रस से जो चीजें मिलती हैं उसमें, तो ट्रिप्सिन भी मिलता है और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में ये परिवर्तित कर देता है, पाचन उसका करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण का ये भी प्रश्न है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, ऐसा कहा जा सकता है? सारे प्रोटीन क्षुद्रांत में पड़ जाते हैं, कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही नहीं होता है। सारे प्रोटीन केवल क्षुद्रांत में पचेंगे ये सही नहीं है। आप अधिकतर स्टेटमेंट 99% जिसमें केवल ओनली शब्द यूज होगा वो गलत होता है। तो पहला गलत हो गया, अब दूसरा, दोनों तो गलत हो ही नहीं सकते, तो इसका उत्तर तो ऐसे ही निकल आया कि ए सही, ए गलत है लेकिन आर सही है। लेकिन दूसरा भी पढ़िए, अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोटीनों का पाचन करने वाले जो एंजाइम है क्षुद्रांत में उनको छोड़ा जाता है, तो ये सही है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट आपने पढ़ा तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही, और एक स्टेटमेंट जैसे गलत मिला तो उत्तर निकल आया आपका। दोनों पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए, एक से ही उत्तर निकल आया। ठीक है, आमाशय के पश्चात जब भोजन आपका किस में पहुंचेगा? ग्रहणी में पहुंचेगा, तो अग्नाशयिक जो रस है वो मिलेंगे। ट्रिप्सिन की बात जैसे होती है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में वो बदलता है, यहां से प्रश्न आपसे बनेंगे, ये ध्यान रखना, है ना। ऐसे ही जठर रस पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन में प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार निम्नलिखित से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च, प्रोटीन, रेशा, वसा किसके पाचन में सहयोग करता है? तो लार पाचन कार्यों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ देखते हैं कुछ खाने पीने की पसंदीदा चीज तो मुंह में लार आ जाता है, लार टपकने लगता है। तो लार, अब आपका मुंह कह रहा है कि लाओ पचाएं, लाओ पचाएं, मन कर रहा है ना, लार छूट रही है मुंह में, तो ये भोजन को गीला करता है और भोजन की लुगदी
तैयार करता है। जब मतलब अब गीला होता है तो आप जब कूचते हैं तो उसमें मिल जाता है, तो वो मुलायम हो जाता है, लुगदी तैयार हो जाती है, और वो इस कारण से आसानी से बिना कूचे आप निकलेंगे तो गले में फंसेगा, और ऐसे आप नीचे ले जाएंगे तो आसानी से चला जाएगा, लार रहेगा, चिकना रहेगा। और लार में एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है, और एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाचन में जो सहयोग करेगा तो ये स्टार्च। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर समाप्त करते हैं सेशन को। स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो करंट अफेयर का पहला प्रश्न है आज, स्वीप कार्यक्रम क्या है, इसका उत्तर दीजिए। स्वीप कार्यक्रम ये एक मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम है ना, वोटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है स्वीप। पहले भी ये चर्चा में रहा है, कोई नया कार्यक्रम ये नहीं है। और भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये स्वीप का आपका फुल फॉर्म है, ये उसी ने प्रायोजित किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 दिवसीय अभी कार्यशाला का आयोजन किया गया, योजनाओं की समीक्षा इसमें करने के लिए ये था, और महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए कि भविष्य में जो चुनाव हो उनकी रणनीति कैसे बनाई जाए। अब स्वीप कार्यक्रम मतदाता शिक्षा से रिलेटेड है, जागरूकता से रिलेटेड है। आप देखते हैं अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं वोट डालने। आप सोचिए, इसी वोट के माध्यम से आपकी गवर्नमेंट बनती है। नए मतदाता जो हैं वो तो जागरूक हैं, महिलाएं और पुराने मतदाता कई बार नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उनको जागरूक बनाना। कई मतदाता पहचान पत्र के अभाव में नहीं डाल पाते हैं, तो मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से चुनाव आयोग बहुत सारे काम करता रहता है कि जिससे से ज्यादा वोटिंग हो। वैसे वोटिंग की दर बढ़ी है इधर हाल के दिनों में। ठीक है, तो नए जो मतदाता हैं उनके लिए कैसे वो वोट डालें, कैसे निष्पक्ष चुनाव हो पाए, इन सब के संबंध में कार्यक्रम है। किलाउआ ज्वालामुखी अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है किलाउआ ज्वालामुखी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और ये अभी चर्चा में रहा किस कारण से, तो अभी यहाँ पे मतलब वैज्ञानिकों ने पुनः लावा उत्सर्जित होने की चेतावनी दी है किलाउआ ज्वालामुखी में। 1952 से लेकर अब तक 34 बार इसमें प्रस्फोटन हो चुका है, और अभी भी कहा जा रहा है कि इसमें इरप्शन होने के चांसेस फिर से हैं। और ये स्थित है हवाई द्वीप समूह में। हवाई द्वीप समूह कहाँ पड़ता है, आप अमेरिका यूएसए दे देखिए, यूएसए के लेफ्ट में जाइए, है ना, हवाई द्वीप समूह वहां पे आपको मिल जाएगा, तो वहीं पर ये स्थित है। हवाई द्वीप समूह में एक आप कह सकते हैं सील्ड ज्वालामुखी है ये, है ना। और 5 ज्वालामुखियों में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप के निर्माण करने वाले 5 ज्वालामुखी हैं पूरे, उनमें सबसे ज्यादा खिला हुआ ज्वालामुखी सक्रिय है। लावा उत्सर्जन होने की संभावना इसमें है, इस कारण से चर्चा में है। स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया, किस तिथि से किस तिथि के बीच में ये मनाया गया, तो 23 से 27 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2021 23 से 27 अगस्त 2021 के बीच में ये मनाया गया। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा इसका आयोजन किया गया। और सूरत नगर निगम भारत का एकमात्र नागरिक निकाय था जिसने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज विषय पर पैनल चर्चा में पार्टिसिपेट किया, उसको आमंत्रित किया गया था। कौन सा नगर निगम, सूरत नगर निगम। इसकी थीम क्या थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ये इसकी थीम थी स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह की। पूछे जाने की उम्मीद कम है, लेकिन ध्यान रखिए। वाटर प्लस शहर की बात भी इसमें की गई। सूरत शहर को हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाटर प्लस प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है। गुजरात का ये पहला शहर था ऐसी पहचान पाने वाला। अपशिष्ट जल प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के क्षेत्र में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये इसको दिया गया है वाटर प्लस शहर का दर्जा। वाटर प्लस का मतलब यह है कि जितना खर्चा है उससे ज्यादा जल उसके पास है। अधिकतर शहरों में जल की क्राइसिस है। शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुद्ध पेय जल की आपूर्ति आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसे ही अगर चलता रहा, बर्बादी हम वाटर की करते रहे, जल की, ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, तो एक दिन वाटर क्राइसिस होना निश्चित है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया? तो पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था
कौन सा, ये भी आपको जानना चाहिए। और ये राज्य अभी हुआ है दूसरा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। भाजपा की ही गवर्नमेंट है, पहले कांग्रेस की बनी थी, लेकिन भाजपा की गवर्नमेंट फिर भाजपा वालों ने बना ली। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त 2021 को एनईपी को लागू कर दिया, एनईपी 2020 को। और कर्नाटक के बाद ये दूसरा राज्य है, उत्तर प्रदेश नहीं है, ध्यान रखना। कई लोग सोच रहे थे यूपी पहला रहा होगा, कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है जिसने की ये शुरू किया है। क्या शुरू किया है? एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने यहाँ लागू कर दिया है। तो ये कर्नाटक भी आप ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक पहला राज्य था, कर्नाटक पहला राज्य था और ये दूसरा राज्य है कौन? मध्य प्रदेश। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। अब इसमें जो एनईपी 2020 में जितनी बातें की गई हैं उनके आधार पर चीजें वहां पे चलाई जाएंगी, है ना। जैसे इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और कौशल आधारित विषयों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना है। स्पोर्ट्स को भी थोड़ी सी जगह देनी है ना। मातृभाषा में शिक्षा की बात भी यहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा बताइएगा कि यहाँ के राज्यपाल कौन है? कहाँ के? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल है ना, मंगू भाई सी पटेल, ये ध्यान रखना। और इसमें जितनी भी एनईपी की बात है वो सब कुछ लागू करने की बात यहाँ पर की जाएगी। एनईपी में 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना को अपनाया जाएगा। यहाँ पर जो जीआर है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, उसको भी 100% करने की बात की जाएगी स्कूली शिक्षा में। तो प्री स्कूलिंग से माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण करने की बात की जाएगी। जितने भी उसके लक्ष्य हैं, जितने भी उसके आप समझ सकते हैं एनईपी के लक्ष्य हैं, वो सब मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य हो जाएंगे। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना किस संस्था की पहल है? किस संस्था ने ये पहल की है? पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और ये जो पहल की है, ये पहल आरबीआई की है कि बैंक ऑफ बॉब लिखा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक किसकी है? तो ये आरबीआई की पहल है। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरबीआई की पहल है और इसके अंतर्गत 345 करोड़ रुपए के कोर्स के साथ लॉन्च करके टायर 3 से टायर 6 केंद्रों में डिजिटल भुगतान के लिए हर साल 30 लाख नए टच पॉइंट बनाए जाएंगे, है ना। टायर फर्स्ट एंड टायर 2 केंद्रों में इसको पीएम स्वनिधि कार्यक्रम के तहत कवर किया जा चुका है। अब आगे भी इसकी बात की जा रही है। आप देखते हैं कि वहां पे जाते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपको टच पैड एक लगा होता है उससे मिल जाती है, पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, अकाउंट के बारे में जान सकते हैं। इससे क्या होता है? स्टाफ का काम बढ़ता है, स्मार्ट कम हो जाता है और आप मतलब दिन भर में एक सेंटर ज्यादा काम कर सकता है, स्टाफ का काम कम हो जाएगा, आप अपने आप सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना। तो ये सब अब देखिए, स्टेशनों पर भी आप टिकट ले सकते हैं, खुद प्लेटफॉर्म टिकट निकाल सकते हैं, कई जगह की टिकट आप खुद निकाल सकते हैं, इंटरनेट जो टिकट बुकिंग है उसके माध्यम से। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है? स्टाफ कम तो खर्चा कम। इसके नुकसान भी है कि रोजगार की कमी होती है, लेकिन अब क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। किस देश में सैड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास आयोजित किया जाएगा? कौन सा देश है जो आयोजित कर रहा है सैड डेस्टिनी 2021? और ये है चीन में। चीन में इसका आयोजन होगा और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। इसकी सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तुरंत याद करिए, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड की सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। रक्षा अभ्यास है ये और चीन में होगा सितंबर में इसका आयोजन। 6 से 15 सितंबर तक ये रक्षा अभ्यास चीन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला उद्यमिता मंच, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, डब्ल्यूईपी किस संस्था की पहल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पहल है नीति आयोग की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, महिला उद्यमिता मंच। नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। नीति आयोग और अमेरिका बेस्ड एक टेक कंपनी है सिस्को। नीति आयोग ने सिस्को के साथ मिलकर इसके अगले चरण को अभी लॉन्च किया है, नाम रखा है डब्ल्यूपी नेक्स्ट। नाम क्या रखा है? डब्ल्यूपी नेक्स्ट। और ये सिस्को और ये मिलके इसमें देश भर में महिलाओं के स्वामित्व और उनके व्यवसायों को आगे बढ़ाएंगे, उनको सक्षम बनाएंगे, कैपेबल बनाएंगे, उनको हर हाल में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे। 8 मार्च 2018 को नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और अब उसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च किया जा रहा है।
और इसमें विभिन्न उद्योग और क्षेत्रों से 30 से अधिक पार्टिसिपेंट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करके इसको बढ़ाने में मदद करेंगे। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी या संपादित की गई है, पूछा जा सकता है। केजे अल्फोंस, ये नाम आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के 7 साल पर यह पुस्तक लिखी गई है, जो अभी बीते 7 साल में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है। 28 प्रतिष्ठित लेखकों ने भारतीय शासन के 25 क्षेत्रों पर पुस्तक में 25 निबंधों का इसमें योगदान दिया है, और इसको केजे अल्फोंस जो केंद्रीय मंत्री पहले रह चुके हैं उन्होंने संपादित किया है, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी एक प्रति भेंट भी की गई है। इसमें उनकी उपलब्धियों को, उनके सुधारों को, है ना, उनकी नीतियों को बताया गया है। तो ये किताब पढ़ सकते हैं हम सब लोग भी, है ना। लेकिन कई बार किताबें ऐसी भी होती हैं कि वो केवल बड़ाई करती हैं, तो ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा क्या किया गया है इसमें। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2021 में स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये संभालने वाला है भारत। किसने संभाला? भारत ने। टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का, स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बना है भारत 2021 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री इस समय है मनसुख मंडाविया, और मनसुख मंडाविया ने ये पोस्ट संभाली है ना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है ये, और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जो थे, तो स्टाफ टीवी बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष वही थे, और उनको हटा के अब इनको बनाया गया मंत्री, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड को क्षय रोग के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया भर में अद्वितीय अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है, और भारत 2025 तक देश में क्षय रोग को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये अलग से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि क्या टारगेट रखा गया है, कब तक टारगेट रखा गया कि टीबी समाप्त हो जाएगी, तो 2025 में, है ना। टीबी रोग का इलाज संभव है, ट्यूबरकुलोसिस का इलाज संभव है, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं तो ये जानलेवा भी हो जाती है। और अंतिम प्रश्न है, ईज 3.0 के तहत किस बैंक ने बेस लाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं तो 1 तारीख से 15 तारीख तक हम प्रैक्टिस सेट स्पीड टेस्ट टाइप में हम आयोजित करा रहे हैं। रोज एक टेस्ट आपको मिलेगा जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों, करंट अफेयर के प्रश्नों को उसमें हम ऐसे रखेंगे कि वहां से प्रश्न आपको मिल ही जाए, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में वो आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, केवल इसलिए कि स्टूडेंट्स की तैयारी हो जाए, पैसे की बात नहीं है उसमें, केवल स्टूडेंट्स की तैयारी कराने के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप के माध्यम से, या कोई कंफ्यूजन है या कोई जानकारी चाहते हैं तो 6307281212 पे आप कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईज 3.0 के तहत किस बैंक ने बेस लाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है? तो और ये जो है वो किसने जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, गेस करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडियन बैंक, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ईज 3.0 केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सुधार एजेंडा ईज के नए संस्करण का भी अनावरण इन्होंने किया है, उसका नाम रखा गया है ईज 3.0। तो वार्षिक रिपोर्ट का अनावरण जो हुआ, तो इसमें बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित करने की बात आई, तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ईज इंडेक्स के आधार पर पीएसबी रिफॉर्म्स ईज 3.0 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों का पुरस्कार जीता। लेकिन इंडियन बैंक ने बेस लाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ सुधार का पुरस्कार जीता। तो बेस लाइन वाला पूछा जाए तो इंडियन बैंक, बाकी एसबीआई, बीओबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये पीएसबी रिफॉर्म्स के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जीता। आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं, और आप अन्य लोगों तक भी इसको शेयर करें। कल आपका टेस्ट है, जो लोग इस टेस्ट को देना चाहते हैं या डेली का टेस्ट भी देना चाहते हैं, डेली का पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो वो आईएएस प्रेप एकेडमी पर 109 के सब्सक्रिप्शन में डेली 30 का प्रोग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।